स्टूडेंट्स ये बताएं कि सर आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाते हैं तो आप लोगों के समझ में आता है? जी। खूब अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं? जी। बहुत अच्छे हो। तो अब हम सर से बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक वो पढ़ा रहे हैं। वो चीज़ों पर हम अभी उनसे बात करता हूँ और देखता हूँ कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। कि आप लोग देखते हैं हमारे राइट हैंड साइड में खड़े हुए हैं, ये मिस्टर भूप नारायण मिश्रा जी हैं, जो हमारे विद्यालय के संचालक भी हैं और बच्चों को बहुत अच्छे अंदाज में इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हैं। आज हम सर से ये जानना चाहेंगे कि आप बच्चों को इस समय कौन सी टॉपिक पढ़ा रहे हैं? इस समय बच्चों को हम जो बेसिक इंग्लिश है, स्टार्टअप जहाँ से शुरुआत होती है, कोई भी बच्चा इंग्लिश अगर पढ़ना शुरू करे तो उसको कहाँ से शुरू करना चाहिए, जिससे उसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमको इंग्लिश में कैसे पढ़ाई करना है। बेसिक इंग्लिश शुरुआत से। बेसिक इंग्लिश यानी जहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, तो सर वहीं से पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं। अतः सभी स्टूडेंट शांति का सहयोग दें और जो सर इस समय पढ़ाने जा रहे हैं उसे पढ़ें। और जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं, इस यूट्यूब को देख रहे हैं, वो लोग भी पूरा वीडियो देखें, तभी समझ में आएगा। और ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दे। लाइक करने को नहीं कहूँगा क्योंकि पूरा वीडियो देखिए सर कैसे पढ़ाते हैं। आप लोगों को हमारे विद्यालय में जो अंग्रेजी की पढ़ाई होती है अच्छा लगता है या नहीं लगता है, वो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ठीक है सर, आप पढ़ाना प्रारंभ करिए बच्चे को। ओके स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? चलिए आज हम लोग इंग्लिश की स्टार्टअप जहाँ से होता है, शुरुआत होता है, बिगिनिंग होता है, जानना चाहेंगे, जानने का पूरा प्रयास करेंगे। थोड़ा जोर जोर से देखिए इंग्लिश जो है, सबसे पहले इंग्लिश क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश को हिंदी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी। अब अगर बात करें इंग्लिश शब्द जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इंग्लिश जो हम पढ़ने जा रहे हैं और अभी तक जो पढ़ते आए हैं, आपने बहुत निचली क्लासों से भी पढ़ना शुरू किया था इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? व्हाट इज इंग्लिश? अगर ये प्रश्न हम अपने मन में सोचें कि इंग्लिश है क्या, तो हमारे मन में जो ये प्रश्न उठता है इसका आंसर शायद यही होगा, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है। क्या है? भाषा है। अब इंग्लिश भाषा है ये कह देना तो बहुत आसान है, लेकिन ये प्रूव हो जाए कि इंग्लिश भाषा कैसे है तो ज़्यादा बेटर है। अब आइए, इंग्लिश एक भाषा है, इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि भाषा क्या है। और भाषा की परिभाषा की बात करें तो भाषा की परिभाषा, भाषा के बारे में हम अपने पिछले क्लासों में भी कुछ अध्ययन कर चुके हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ज़्यादातर देखा जाए तो हम लोग दो ही भाषा इसमें पढ़ रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी, इसलिए हम इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन करते हुए अपने अध्ययन को स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, अंग्रेजी एक भाषा है। और व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज की अगर डिफिनेशन इंग्लिश में हम समझें तो डिफिनेशन यह है, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, या लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ इंटरचेंज थॉट्स। इंटरचेंज मतलब आदान प्रदान, थॉट्स मीन्स विचार, विचारों का जो आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान का मतलब जो हम लेते हैं, देते हैं, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरी बातों को हम समझते हैं। तो ये जो इंटरचेंज होता है, इंटरचेंज किसका होता है? थॉट का। थॉट मीन्स विचारों का। इसका जो मीडियम है, जो साधन है, वो क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज
या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वार्तालाप का भी एक साधन है। यानी ऐसा मीडियम, ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकें और दूसरे विचारों को हम समझ सकें, इस मीडियम को लैंग्वेज कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब क्या इंग्लिश ऐसा करने में सक्षम है? क्या इंग्लिश ऐसा कर सकती है? अगर यस, तो इंग्लिश भी एक भाषा है। अब जैसे मैंने किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन किया, व्हाट इज योर नेम? अब उसने अपने नाम का आंसर दिया, एच ट्राई, व्हाट इज योर नेम? My father name is Jyotiram. यस, आई आस्क यू ओनली योर नेम। मैंने सिर्फ आपका नाम पूछा, व्हाट इज योर नेम? My name is Jyotiram. वेरी गुड, टेक योर सीट। मैंने इस स्टूडेंट से पूछा, व्हाट्स योर नेम? अब इन्होंने हमारे बात को समझा, यानी हमारे जो विचार आए, ये विचार इस स्टूडेंट तक पहुंचे और इन्होंने आंसर दिया, माय नेम इज ज्योतिराव। अब इनके भी थॉट्स हमारे तक पहुंच गए, जिसमें जो साधन था, जो मीडियम था, वो था इंग्लिश। अब इंग्लिश में हम अपने विचार का ट्रांजैक्शन कर ले, इंटरचेंज किए, तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। अगर इंग्लिश के माध्यम से हमारे विचार आदान प्रदान नहीं हो सकते थे, तो समझिए इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। तो ये हम समझ चुके होंगे कि क्या इंग्लिश एक भाषा है? यस और नो? वेरी गुड। अब इंग्लिश में प्रूफ हो गया कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज की डेफिनेशन भी हमने सीख लिया कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज में भी हम अगर थोड़ा सा डीप स्टडी करने का प्रयास करें, तो लैंग्वेज के टाइप के बारे में सीख लेते हैं। लैंग्वेज 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। यानी अपने विचारों को हम 3 तरीके से आदान प्रदान कर सकते हैं, जिसमें पहला लैंग्वेज है रिटन लैंग्वेज, जिसको हम हिंदी भाषा में लिखित भाषा कहते हैं। और सेकेंड हमारा जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज है ओरल लैंग्वेज, जिसको हम हिंदी भाषा में मौखिक भाषा कहते हैं। और तीसरा जो लैंग्वेज है, वो आता है आपका सिंबॉलिक लैंग्वेज, जिसको हिंदी भाषा में सांकेतिक भाषा। ये 3 लैंग्वेज हैं, रिटन, ओरल और सिंबॉलिक। इसकी भी अलग अलग डिफिनेशन है। थोड़ा सा हम डिफिनेशन ओरली समझ लेते हैं। रिटन लैंग्वेज क्या होता है? ऐसी लैंग्वेज जिनमें हम अपने थॉट्स को बोल करके नहीं, बल्कि लिख करके, राइट करके दूसरे तक पहुंचाते हैं, और दूसरे के थॉट्स को हम रीडिंग करके यानी पढ़ करके समझते हैं। तो इस लैंग्वेज को रिटन लैंग्वेज कहते हैं, लिखित भाषा। जैसे कि लेटर, पत्र में लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम अपने थॉट्स को राइट करके दूसरे तक पहुंचाते हैं, और दूसरे थॉट्स को हम रीडिंग करके समझते हैं। सेकंड जो आता है ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज में हम अपने विचारों को स्पीक करके, बाय स्पीकिंग, बोल करके दूसरे तक पहुंचाते हैं, और दूसरे विचारों को हम सुन करके, लिसन करके हम समझते हैं। तो ऐसे थॉट्स के इंटरचेंज को हम ओरल लैंग्वेज। थर्ड और लास्ट जो लैंग्वेज है, वो आपका सिंबॉलिक लैंग्वेज है, जिसमें हम अपने विचारों को इंडेक्स के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से, इशारों के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं, और दूसरे के थॉट्स को हम उनके संकेतों को देख करके, उनके सिंबल, उनके इंडिकेशन को देख करके हम समझते हैं। ऐसे थॉट्स का इंटरचेंज को हम सिंबॉलिक लैंग्वेज कहते हैं। इस प्रकार से ये रही हमारी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के 3 प्रकार।
अब हम सीख चुके होंगे कि लैंग्वेज क्या है और लैंग्वेज के टाइप्स क्या है। अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं तो आता है लेटर, जहां से हमारी स्टडी स्टार्ट होती है। किसी भी भाषा को हम जब सीखते हैं तो जो सबसे स्टार्टअप होता है वो क्या होता है? लेटर। लेटर को हम अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं। एक लेटर की हिंदी पत्र भी होती है, लेकिन यहाँ पत्र से मेरा नहीं मतलब है, यहाँ मेरा मतलब लेटर या मतलब वर्ण से है, अक्षर से। अब लेटर जिसको हम कहते हैं वर्ण, अक्षर, लेटर। व्हाट इज लेटर? लेटर क्या है? वर्ण क्या है? अक्षर क्या है? किसी भी भाषा की, कोई भी भाषा का लेटर क्या होता है? तो अगर इसकी डिफिनेशन बात करें, द स्मॉलेस्ट साउंड, सबसे छोटी जो साउंड, द स्मॉलेस्ट साउंड आर यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा, द स्मॉलेस्ट साउंड आर यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। किसी भी भाषा की, कोई भाषा चाहे जो भाषा हो, किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि और इकाई, यूनिट को अक्षर। कोई भी भाषा हो जिसकी सबसे छोटी ध्वनि हो और उससे छोटी ध्वनि ना हो, उसे हम लेटर कहते हैं, अक्षर कहते हैं। जैसे इंग्लिश भाषा में हमने राइट किया ए। अब इसकी जो साउंड आ रही है, जो यूनिट है जिसको हम स्पीक कर रहे हैं, इससे कम आवाज, इससे छोटी आवाज इंग्लिश भाषा में नहीं हो सकती है। यानी एट से लेकर के जो जेड तक जो साउंड आता है प्रोनाउंसिएशन का, इसके सबसे छोटे साउंड है। और अगर इससे और छोटे साउंड, एक और छोटा साउंड हो जाता तो फिर ये लेटर नहीं होता। अर्थात किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई को अक्षर कहते हैं। जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, उसको और छोटा ना किया जा सके, उसे हम अक्षर कहते हैं। अब अक्षर इंग्लिश भाषा में संख्या के आधार पर इसमें 26 अक्षर हैं। 26 अक्षर हैं संख्या के आधार पर, और इन अक्षरों को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, 3 श्रेणी के आधार पर अध्ययन करते हैं, 3 आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। जिसमें पहला है लिखने के आधार पर, एट द बेसिक ऑफ राइटिंग, लिखने के आधार पर। दूसरा है बोलने के आधार पर, एट द बेसिक ऑफ स्पीकिंग, बोलने के आधार पर। और तीसरा है प्रयोग करने के आधार पर, एट द बेस ऑफ यूज, प्रयोग करने के आधार। तो सबसे पहले हम आज सीखेंगे कि इंग्लिश भाषा के जो लेटर हैं वो 3 आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है। इसमें पहला आधार है लिखने के आधार। तो लिखने के आधार पर इंग्लिश भाषा में लेटर 2 टाइप के होते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर जिनको मोस्टली 3 लाइन में लिखा जाता है, इसको हम बड़े अक्षर भी कहते हैं। और स्मॉल लेटर इनको छोटे अक्षर कहते हैं। इनकी लाइनें कुछ 2 लाइन में होती हैं, कुछ 3 लाइन में होती हैं, कुछ 4 लाइन में होती हैं। ये हम लिखने के आधार पे अक्षर समझे जो 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, जिसको हम अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। दूसरा जो लेटर का वर्गीकरण है, दूसरा जो टाइप है, जो दूसरा आधार है, वो आधार है बोलने के आधार। बोलने के आधार पर जो लेटर होते हैं इंग्लिश भाषा में 2 प्रकार के होते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। स्वर
इंग्लिश भाषा में 5। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। वेरी गुड। ये 5 जो लेटर हैं ये वावेल की कैटेगरी में आते हैं। और दूसरा आता है कॉन्सोनेंट। इन 5 को छोड़ करके जो लेटर बच जाते हैं वो 21 हैं। ये 21 लेटर कॉन्सोनेंट आते हैं। ये कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं और वावेल को स्वर कहते हैं। अब तीसरा जो आता है एट द बेस ऑफ यूज, प्रयोग करने के आधार। प्रयोग करने के आधार पर लेटर इंग्लिश भाषा में 5 और 3 जो कैटेगरी में आते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है वावेल, दूसरा आता है कॉन्सोनेंट और तीसरा आता है सेमी वावेल। अब वावेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है और सेमी वावेल क्या होता है, इस पे हल्का सा चर्चा कर लेते हैं इसके डिफिनेशन पर। वावेल इंग्लिश भाषा में 26 लेटर हैं, लेकिन 5 को ही वावेल क्यों माना गया? ये मन में प्रश्न उठना चाहिए कि ऐसा क्या कारण था कि इन 5 लेटर्स को ही वावेल में रखा गया, 6, 7 और क्यों नहीं बढ़ा दिए गए? ए वावेल और ए के बगल में आने वाला लेटर बी कॉन्सोनेंट, सी भी कॉन्सोनेंट, डी भी कॉन्सोनेंट और ई फिर वावेल। तो हमको ये सोचना चाहिए या विचार करना चाहिए, मन में प्रश्न उठना चाहिए कि आखिरकार ये 5 ही वावेल क्यों रखे गए? तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन है यह है इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ये फ्रेली होता है। यानी ऐसे लेटर जिनको हम बिना कोई बाधा के, यानी साउंड में इनके कोई इंटरप्ट नहीं होता है, इनकी कोई रुकावट नहीं। जब हम बोलते हैं तो हमारे जो लिप होते हैं, ओंठ, जो हमारे टंग होती है, जो टीथ होते हैं, जहाँ से आवाज़ रुकावटें उत्पन्न करने वाले साधन हैं, इनको नहीं रोकते, फ्रीली बोल सकते हैं ए। लेकिन जब हम बी बोलते हैं तो कुछ हमारे ओंठ क्या होते हैं, चिपकने लगते हैं। जैसे बोलिए बी, तो बी जब हम कहते हैं तो थोड़ा सा उसमें इंटरप्ट होता है। तो ऐसे लेटर जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोल ले जाएं, ऐसे लेटर जिनकी मात्राएं हों, ऐसे लेटर जिनका प्रयोग हम कॉन्सोनेंट पे मात्रा लगाने में प्रयोग करें, वर्ड फॉर्मेशन में यूज करें और उनको हम इस प्रकार से बोलें कि उनमें कोई बोलने में जो हमारे बोलने के जो माध्यम है, आवाज़ निकालने के जो माध्यम है, उसको बाधा ना पहुंचाएं। इसको कहते हैं वावेल। वावेल के बाद में आता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जस्ट इसका अपोजिट होता है, इसको हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं। द लेटर्स विच वी कैन नॉट स्पीक फ्रीली या विदाउट हेल्प ऑफ वावेल, या फिर इनको हम किसी वावेल के सहयोग के बिना न बोल सकते। यानी इनको बोलने के लिए हमको वावेल की सहायता लेनी पड़ती है, वावेल की आवाज़ की सहायता लेनी पड़ती है, उनके साउंड की सहायता लेनी पड़ती है। स्वतंत्र रूप से इनको नहीं बोल सकते और इनमें कोई मात्राएं नहीं होती। ऐसे लेटर जिनमें कोई मात्राएं नहीं होती हैं जिनको हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं, जिनको बोलने के लिए हम वावेल की सहायता लेते हैं, ऐसे लेटर को कॉन्सोनेंट कहते हैं। तीसरा आता है सेमी वावेल। अब सेमी वावेल की बात करें तो सेमी वावेल को हम अर्ध स्वर कहते हैं। जिस प्रकार से वावेल को स्वर, कॉन्सोनेंट को व्यंजन, उसी प्रकार से सेमी वावेल को हिंदी में अर्ध स्वर बोलते हैं और अर्ध स्वर को उभय स्वर भी कहते हैं। यानी ये स्वर भी होता है और व्यंजन भी होता है। जैसा कि अभी हमने सुना कि वर्ड फॉर्मेशन में वावेल का अहम रोल होता है। बिना वावेल के सहयोग के हम कोई भी वर्ड का फॉर्मेशन, कोई भी वर्ड का निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको हम पढ़ते हैं तब ऐसा लगता है कि इसमें कोई वावेल नहीं आया। जैसे एक वर्ड है माई, स्काई,
फ्लाई। अब ये वर्ड है, इसमें देखें तो सब कॉन्सोनेंट है, एन भी है और वाई भी है, लेकिन इस वर्ड में वाई का जो रोल है, वाई का जो कार्य है, वो वावेल के रूप में आया। यहाँ ये वावेल का कार्य कर रहा है, यानी वर्ड में मात्रा बनाने का कार्य करता है, अर्थात यहाँ पे वाई वावेल हुआ। और अगर हम एलो लिखते हैं, एलो, तो यहाँ पर जो वाई आया है ये मात्रा बनाने के लिए नहीं, बल्कि इस पर मात्रा लग रहा है, अर्थात ये कॉन्सोनेंट का कार्य कर रहा है। तो ऐसे लेटर जो वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों का कार्य करें, उनको हम सेमी वावेल कहते हैं। इनकी संख्या इंग्लिश भाषा में 2 है, W और Y। इनकी संख्या मात्र 2 है, W और Y। W भी इसी प्रकार से काम करता है, जैसे काऊ। अब यहाँ पे काऊ में देखा जाए तो W आया है, ये वावेल का कार्य कर रहा है। यहाँ सी से का होता है और ओ से यहाँ आ की अनुस्वार वाली मात्रा लगती है, और W से ऊ बनता है जो कि स्वर है और स्वर की आवाज दे रहा है, इसलिए यहाँ पे W वावेल का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ W वावेल हुआ। और अगर हम एक वर्ड लिखते हैं ओवेमैन, यहाँ पे W हुआ का कार्य कर रहा है और ओ से ओ की मात्रा लग रहा है, यही W यहाँ पे कॉन्सोनेंट है और यही W यहाँ पे स्वर है, वावेल है। तो ये W दोनों कार्य कर रहा है, वावेल का भी कार्य कर रहा है और कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। यही आपने देखा वाई, एलो में वाई कॉन्सोनेंट का कार्य कर रहा है, व्यंजन का कार्य कर रहा है, और माई में, स्काई में, फ्लाई में, ट्राई में, फ्लाई में, ये सारे जो वर्ड हैं इसमें वाई वावेल यानी स्वर का कार्य कर रहा है, अर्थात W और Y का 2 रोल है, 2 कार्य हैं। इन 2 लेटर को सेमी वावेल में रखते हैं। तो प्रयोग करने के आधार पे हम 3 प्रकार के वावेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वावेल, लिखने के आधार पे 2 कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, और बोलने के आधार पे 2 वावेल और कॉन्सोनेंट। ये थे आपके लेटर का टाइप, लेटर का वर्गीकरण। अब लेटर से थोड़ा हम और अगर ऊपर अध्ययन करना चाहें और आगे अध्ययन करना चाहें तो आता है वर्ड। वर्ड, वर्ड को हिंदी भाषा में शब्द कहते हैं। वर्ड की डिफिनेशन हम लोग इसके पहले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जैसे वर्ड में क्या होता है, लेटर का कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुप होता है, समूह होता है, लेकिन लेटर के कॉम्बिनेशन से ही वर्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता कि हम बहुत सारे लेटर को मिला दें तो वर्ड हो सकता नहीं। इसका दूसरा जो कैटेगरी है, मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी पूर्ण अर्थ दे, अक्षरों का ऐसा समूह हो जिसे पूर्ण अर्थ निकले, उसका पूरा अर्थ निकल सके, तो उसे वर्ड कहें, शब्द कहें। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, पूरा अर्थ निकलता हो, उसे शब्द कहें। शब्द में भी प्रकार होते हैं, शब्द के भी कैटेगरी होते हैं। पहला, एट द बेस ऑफ मीनिंग, सार्थक और निरर्थक, मीनिंगफुल वर्ड और मीनिंगलेस वर्ड।
मीनिंगफुल वर्ड किसे कहते हैं? ऐसे वर्ड जिनकी पूर्ण रूप से मीनिंग निकल सके, उनको मीनिंगफुल वर्ड कहते हैं। द वर्ड्स विच हैव मीनिंग इज कॉल्ड मीनिंगफुल। ऐसे शब्द जिनकी कोई मीनिंग हो उसे मीनिंगफुल वर्ड कहते हैं। और मीनिंगलेस वर्ड, निरर्थक शब्द, द वर्ड्स विच हैव नो मीनिंग इज कॉल्ड मीनिंगलेस वर्ड। ऐसे वर्ड जिनका कोई अर्थ ही ना निकल रहा हो उसे मीनिंगलेस वर्ड कहते हैं, निरर्थक शब्द। और सार्थक किसे कहते हैं? मीनिंगफुल, जिनका कोई ना कोई मीनिंग हो। अब वर्ड के बाद में थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो सेंटेंस आता है। लेकिन उससे पहले वर्ड का जो मीनिंगफुल वर्ड था, इसके भी टाइप्स, इनको हम 9 कैटेगरी में रखते हैं, जिनको पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जिसमें पहला आता है नाउन। ऐसे वर्ड नाउन होते हैं, कुछ वर्ड प्रोनाउन होते हैं, कुछ वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, कुछ वर्ड एडवर्ब होते हैं, कुछ वर्ड प्रीपोजिशन होते हैं, कुछ वर्ड कंजक्शन होते हैं, कुछ वर्ड इंटरजेक्शन होते हैं और कुछ वर्ड आर्टिकल में होते हैं। और एक वर्ड आपका छूटता है, वो है वर्ब, क्रिया। इस प्रकार से 9 वर्ड पूरे हो जाते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल। आर्टिकल को हम एडजेक्टिव में भी सम्मिलित कर सकते हैं, तो ये 8 हो जाते हैं। अगर इसको हम एडजेक्टिव से अलग करके अध्ययन करते हैं तो 9 हो। इनको हम कहते हैं शब्दों के भेद, पार्ट ऑफ स्पीच। इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। वर्ड के थोड़ा सा आगे और चलते हैं तो आता है सेंटेंस। सेंटेंस जिस प्रकार से वर्ड की संरचना करने में, वर्ड का फॉर्मेशन करने में लेटर का कॉम्बिनेशन होता है, अक्षरों का समूह होता है, वर्णों का समूह होता है, उसी प्रकार से सेंटेंस को बनाने के लिए शब्दों का समूह, शब्दों के कॉम्बिनेशन। लेकिन वो शब्द क्या हो? मीनिंगफुल हो, निरर्थक नहीं, सार्थक शब्दों का समूह। इट मीन्स a group of meaningful words that makes complete sense is called sentence। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकलता हो उसे वाक्य। वाक्य में 2 फीचर होना बहुत ही जरूरी है। पहला है ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड। सेंटेंस में सार्थक शब्दों का समूह होना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए मेक्स कंप्लीट सेंस, पूर्ण अर्थ होना चाहिए। ये होना बहुत जरूरी है। एक सेंटेंस में अगर शब्दों का समूह ना हो, और समूह अगर हो जाए लेकिन अगर उसका पूर्ण अर्थ ना निकले तो सेंटेंस नहीं हो सकता। यानी 2 होना बहुत जरूरी है। सेंटेंस के फीचर लिखने के भी हैं। सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। सेंटेंस की स्टार्टअप जो होता है, शुरुआत होता है, वो कैपिटल लेटर्स से, और एंड विद एनी पंक्चुएशन मार्क। और उसका जो अंत होता है वो किसी न किसी पंक्चुएशन मार्क से, एज फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कामा, एक्सेट्रा। तो सेंटेंस के बारे में हम जान चुके होंगे। अब सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। टाइप और पार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे सेंटेंस के पार्ट क्या है। पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भाग। और उसके बाद में सीखेंगे टाइप या काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस के पार्ट की अगर बात करते हैं
सो सेंटेंस में दो पार्ट है मेन, सब्जेक्ट और वेरी गुड। सब्जेक्ट सेंटेंस का वह पार्ट होता है जिसके विषय में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है, बहुत मेन पार्ट होता है, इसी के विषय में सेंटेंस में कुछ बताया जाता है। और प्रेडिकेट वह सेंटेंस का पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के विषय में बताता है। यानी सेंटेंस का वह पार्ट जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट होता है, और सेंटेंस का वह पार्ट, वाक्य का वह पार्ट जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताए उसे प्रेडिकेट। इसका भी हम विस्तृत अध्ययन अगले ही क्लास में करेंगे। सेंटेंस के टाइप की अगर बात करें, काइंड की बात करें, तो सेंटेंस के टाइप में दो कैटेगरी होती है, दो आधार पर इसका हम प्रकार करते हैं। पहला जो आधार है अभिव्यक्ति के आधार पर, बोलने की दृष्टि से, और दूसरा जो आधार है स्ट्रक्चर, संरचना की दृष्टि से। अभिव्यक्ति की दृष्टि से, बोलने की दृष्टि से सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला टाइप है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा टाइप है इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथा टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अगर इन सेंटेंस को हम हिंदी भाषा में जाने तो असर्टिव सेंटेंस को स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक वाक्य, और इंपरेटिव सेंटेंस को आदेशात्मक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस को इच्छासूचक वाक्य, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को विस्मयबोधक वाक्य या विस्मय सूचक वाक्य। अब दूसरा जो आधार होता है, दूसरी कैटेगरी होती है जिस आधार पे हम सेंटेंस का प्रकार का वर्णन करते हैं, उसमें आता है एट द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार। संरचना के आधार पर सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, और दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और चौथा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस प्रकार से सेंटेंस के ये जो प्रकार हुए पूरे होते हैं, और इसका विस्तृत अध्ययन, इनकी डिफिनेशन, इनके भी अलग अलग टाइप होते हैं, इनके भी एग्जाम्पल होते हैं, इनको हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे, समझेंगे। और किसी स्टूडेंट को अगर कुछ और जानकारी लेना है तो आप ले सकते हैं। आज का जो क्लास में बताया गया, समझाया गया, अच्छे समझ में आया? समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? वेरी गुड। इसी प्रकार से हम अगले क्लास में फिर सीखेंगे सेंटेंस के टाइप की डिफिनेशन, उससे पहले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। ये सारा चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोगों को अभी सर ने इंग्लिश के बेसिक चीज़ों को बताया है, उनमें से आप लोगों को यदि टॉपिक अच्छी लगी हो और अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर भेजें, और कल इसी टाइम अगला भाग आपको मिल जाएगा।